Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist, ILD, Interstitial Lungs Disease. इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं गौर से। कैसे होता है, क्या क्या तरीका होता है होने का, क्या क्या सिम्टम है, क्या डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है। इंटरस्टिशियम एक लंग्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन से पार्ट है? इंटरस्टिशियल पार्ट का नाम है, एक स्पेस होता है, एक प्लेस होता है जो मोस्ट वाइटल प्लेस है, जिस प्लेस के माध्यम से ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसफर होता है। यानी जैसा यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो ट्रैकिया ब्रोंकस है, ये अल्विलाई है। थोड़ा सा मैग्नीफाई के समझने के लिए इसको, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स है। तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ जाता है। तो ये जो एक्सचेंज जो होता है एयर का, तो इस बीच के एक स्पेस से गुजरता है, एक स्पेस से होकर गुजरता है। ये उसी स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियम बोलते हैं। यानी कैपिलरी और अल्विलाई के बीच का स्पेस, यह बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस होता है, क्योंकि इसी स्पेस के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसफर होता है। जैसा यह हम लोग देख रहे हैं कि यह अल्विलाई का डक्ट है, अल्वियोलर डक्ट, और यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट यह अल्विलाई का एक लेयर है, अल्वियोलर सेल है ये, और यहाँ पे मान लीजिए ब्लड कैपिलरी है, ब्लड वेसल्स है, ये यहाँ ब्लड वेसल्स है। तो इस ब्लड वेसल से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ऐसे ट्रांसफर होकर यहाँ पे आता है, और यहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसफर होकर ब्लड में जाता है। तो इस दोनों के बीच में जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आया और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ये अल्विलाई और यहाँ पे ब्लड वेसल है। ये दोनों के बीच में जो स्पेस है, जहाँ पे कुछ इलास्टिन लेमिना के जैसे टिश्यू भी होते हैं, इलास्टिन लेमिना टिश्यू होता है, और यहाँ जो स्पेस है, इसी के स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियम बोलते हैं। इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियम। इसी रास्ते से गुजरता है ऑक्सीजन CO2। लेकिन इस डिजीज में क्या होता है, इसी इंटरस्टिशियम में फाइब्रस टिश्यू ग्रो कर जाता है। इसमें फाइब्रस टिश्यू ग्रो कर जाता है, और फाइब्रस टिश्यू ग्रो करने के कारण ये अबनॉर्मल आ गया ना। इसमें नहीं रहना चाहिए था फाइब्रस टिश्यू, क्योंकि फाइब्रस टिश्यू अबनॉर्मल टिश्यू आ गया यहाँ पे। तो इसी में फाइब्रस टिश्यू के ग्रो करने के कारण यहाँ से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, और साथ साथ ये अल्विलाई धीरे धीरे यह श्रिंक होने लगते हैं, कोलैप्स होने लगता है। इसीलिए इसको हम लोग श्रिंकनेस ऑफ लंग्स भी बोलते हैं। और ये श्रिंकनेस होने का कारण चूंकि इंटरस्टिशियम में फाइब्रस टिश्यू के ग्रोथ होने की वजह से होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज। अब यहाँ पे तो समझ में आ रहा है ना कि इंटरस्टिशियम में होता है डिसऑर्डर्स। तो इंटरस्टिशियम में फाइब्रस टिश्यू क्यों ग्रो कर जाता है, यही यहाँ पे एक मेन सवाल आता है कि आखिर ये कैपिलरी और अल्विलाई के बीच में यहाँ पर किस वजह से ये ग्रो कर जाता है, क्या कारण होता है इसमें ग्रो करने का। सबसे पहला और सबसे ज्यादा कारण जो हम बताने जा रहे हैं कि जो कोविड-19 में ट्रीटमेंट जो करते हैं, ओवर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके वजह से, ओवर एंटीबायोटिक्स के वजह से, ओवर ड्रग्स यूज करने के कारण यहाँ पे फाइब्रोसिस होने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। इसलिए पोस्ट कोविड-19 के ट्रीटमेंट के बाद से ऐसा कंडीशन बहुत सारे लोगों में मिल रहा है। तो हम बता रहे थे इसका सबसे पहला रीजन हो गया मेडिसिन, ओवर एंड अनयूजुअल ड्रग्स लेने के कारण, जिसमें खास करके कोविड-19 बता रहे थे आपको, क्योंकि उसमें तो आपको अल्विलाई भी इफेक्ट करता है ना। तो इसमें क्या होता है कि ओवर मेडिसिनल यूज करने के कारण यहाँ पर इंटरस्टिशियम इसके डैमेज कर जाते हैं, और इंटरस्टिशियम में फाइब्रस टिश्यू ग्रो कर जाता है। सबसे पहला कारण तो इसका यही होता है। नंबर 2, दूसरा होता है इसमें रेडिएशन। अगर लंग्स पे अगर रेडिएशन एक्सपोज करते हैं, रेडिएशन एक्सपोज किसके कारण, जैसे मान लीजिए एक्सपोज करते हैं रेडियोथेरेपी, कैंसर और ट्रीटमेंट करने के लिए,
तो उसके लिए अगर यहाँ पे एक्सपोज करते हैं तो उस केस में भी इंटरस्टिशियम में फाइब्रस टिश्यू ग्रो करता है। थर्ड, अगला कारण, तीसरे नंबर पे आता है कोई सिस्टेमिक डिजॉर्डर के कारण या कोई कनेक्टिव टिश्यू, अदर कनेक्टिव टिश्यू के डिजॉर्डर के कारण यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू माइग्रेट करता है, जैसे सार्कोइडोसिस, स्क्लेरोडर्मा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सब के केस में क्या होता है कि अबनॉर्मल एंटीबॉडी इस इंटरस्टिशियम में आकर डिपॉजिट करता है और इसके कारण यहाँ पर ये डिजॉर्डर प्रोड्यूस करता है। तो ये होगी आपको अगला कॉज है। नेक्स्ट, अगला कॉज क्या होता है इसमें? अगला होता है इसमें किसी तरह का जैसे ऑक्यूपेशन डिजॉर्डर्स। ऑक्यूपेशन में जैसे होता है कि एस्बेस्टोसिस के कारण या सिलिकॉन पाउडर के कारण या हैवी मेटल गैस के कारण, एयर के कारण यहाँ पर इंटरस्टिशियम में ये डिपॉजिट होता है और साथ साथ फाइब्रस टिश्यू यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। तो इसके कारण भी यहाँ पर डिजॉर्डर होता है, इसके कारण भी फाइब्रोसिस होता है और इसके कारण इंटरस्टिशियम डिजॉर्डर होते हैं। और अगला कारण होता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक में क्या होता है कि समझ में आया नहीं कि किस वजह से यहाँ का इंटरस्टिशियम काम करना बंद कर देता है और फाइब्रस टिश्यू यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। तो जितने भी ये सब कारण देख रहे हैं, ये सारे कारण इंटरस्टिशियम लंग्स डिजीज के होते हैं, जिसे फाइब्रस टिश्यू यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। तो क्या क्या देख लिया इसमें? ओवर यूज ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग द कोविड-19 इन्फेक्शन। दूसरा हो गया आपको सार्कोइडोसिस, स्क्लेरोडर्मा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तीसरा हो गया रेडियोथेरेपी, रेडिएशन की वजह, एक्सपोजर की वजह से। उसका अगला हो गया आपको एस्बेस्टोसिस, सिलिकॉन पाउडर या हैवी मेटल पाउडर हुआ। या फिर अगला हो गया आपको इसमें इडियोपैथिक। तो ये सब जितने भी कारण देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब है आपको इंटरस्टिशियम लंग्स डिजीज के कारण। अब बात करते हैं कि इसमें होगा क्या, पैथोसिटी क्या होता है। तो होता क्या है कि किसी भी कारण से जो यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू माइग्रेट करते हैं और जो इलास्टिन टिश्यू जो इसके होते हैं वह धीरे धीरे हार्ड होने लगता है और साथ साथ ये मोटा होने लगता है, ठीक होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ से गैस एक्सचेंज बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे ये कंप्रेस करेगा अल्विलाई को, और अल्विलाई कंप्रेस होने से धीरे धीरे ये अल्विलाई क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है। तो यह इसका हो गया क्या, मेन पैथोजेनिसिटी। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम पे कि इस पेशेंट में क्या क्या सिम्टम आता है। तो देखिए अल्विलाई के चारों तरफ तो ये सब धीरे धीरे जमा होने लगेगा। होगा क्या, पेशेंट अब प्रॉपर न ऑक्सीजन ले पाएगा न CO2 बाहर निकल पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, बॉडी में हाइपोक्सिया होगा और हाइपर कैपनिया होगा। तो हाइपर कैपनिया मतलब क्या, CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में घट जाएगा। इसके कारण पेशेंट में क्या होगा, बॉडी में वीकनेस आवेगा, थकान होगा, बहुत जल्दी फैटिग होगी। इसके बाद क्या होगा कि रेस्पिरेशन का डिमांड बढ़ जाएगा, तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा। उसके बाद पेशेंट में शॉर्ट ब्रीदिंग होगी, डिजनिया होगा। थोड़ा सा एक्सर्शन होने पे पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है। या थोड़ा एक्सर्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, थोड़ा सा मूव करेगा तो तुरंत उसको सांस फूलने लगेगा। चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, ब्रीथलेसनेस होता है पेशेंट, और इसके साथ साथ ड्राई कफ होता है। लंबे लंबे समय तक पेशेंट में सूखी खांसी होती है, ड्राई कफ होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है और बॉडी में एक्सर्शन होता है, वीकनेस होता है और इसकी वजह से वेट लॉस भी होने लगता है पेशेंट को। ये सब स्पेसिफिक सिम्टम जो होता है इस ILD का होता है। अब हम पेशेंट को अगर देखेंगे साइन में क्या मिलेगा, तो इसमें एंकल पे या फिंगर में स्वेलिंग हो जाता है, क्लबिंग नेल हो जाता है, क्योंकि बॉडी में बार बार ऑक्सीजन कमी होने से, CO2 बढ़ने से यहाँ पर फ्लूइड का अमाउंट बढ़ने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या होगा कि जो इसमें जो ब्रीथ साउंड इसमें डिमिनिश्ड कर जाता है, ये भी आपको इसमें देखने को मिलता है। साइनोइड स्किन होता है इसमें। कॉम्प्लिकेशन ILD में क्या होगा कि जब ऑक्सीजन बॉडी में नहीं मिलेगा तो बॉडी वेट धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसके जो लंग्स हो जाएंगे धीरे धीरे कोलैप्स करने लगता है। इसके बाद फाइब्रस टिश्यू के कारण कैंसर भी होने का खतरा होता है। यहाँ पे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा। यहाँ पे जब ब्लड जो आवेगा पल्मोनरी आर्टरी से, जब यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा तो यहाँ पर फाइब्रस इंटरस्टिशियम क्या करता है कि इसको कंप्रेस करेगा, किसको, ब्लड वेसल को। कंप्रेशन करने के कारण पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ जाता है, तो डेवलप होगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसके बाद क्या होगा,
कि बैक जब वो ब्लड जब मूव करेगा राइट वेंट्रिकल में, तब होगा राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। फिर क्या होगा, कोर पल्मोनल बोलेंगे। उसके बाद राइट हार्ट फेलियर होगा, या फिर डेवलप होगा पल्मोनरी हार्ट डिजीज। इंफ्रा कवा का प्रेशर बढ़ेगा और बॉडी में स्वेलिंग होने लगता है। तो ये सब हो जाएंगे आपको इसके कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन। इसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को जानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, जो कंसोलिडेशन मिलेंगे या फिर जो शैडो हो जाएंगे वहां पे व्हाइटिश या ट्रांस ओपेक शैडो मिलेंगे। इससे पता अगर प्रॉपर नहीं पता चलता है तो अगला लिखते हैं हम लोग HRCT, हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें तो पता चल ही जाता है। इसके बाद हम लोग अगला जांच लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में सब इसके जितने वॉल्यूम होते हैं, कैपेसिटी, ये सब धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है। तो ये जितना है ये सब जांच से हम लोग पल्मोनरी लंग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को पता लगा लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। इसके लिए हम मैनेजमेंट क्या करते हैं, सबसे पहला होता है इसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जरूरत होता है चेस्ट फिजियोथेरेपी। इसके बाद ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑक्सीजन इनहेलेशन कराते हैं। जो भी प्रोसेस होता है, चाहे ऑक्सीजन मास्क के द्वारा हो या वेंटिलेशन से होता है या आम्बो से होता है, जैसे भी हमें ऑक्सीजन उसमें जरूरत पड़ने पे देना पड़ता है। इसके बाद इसमें हम लोग जो फाइब्रस जो भी एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर से बचाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर एक्सपोजर लगेगा तो फाइब्रोसिस और होगा। इसमें मेडिसिन को अवॉइड करेंगे, अनयूजुअल ड्रग्स को अवॉइड करेंगे, स्टेरॉइड ड्रग्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद प्रॉपर निमुलाइजेशन करते रहते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर आराम से एयरवे जो होता है, एयरवे में किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। ये था इसमें क्या है, बेस्ट मैनेजमेंट आता है। अब बात करते हैं मेडिसिन पे। इसमें हम लोग कौन कौन से मेडिसिन चलाते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन आता है साइलेसिया, जो सबसे अच्छी मेडिसिन है। इसके बाद हम लोग चलाते हैं कैलकेरिया फ्लोर देते हैं, एंटीम टार देते हैं इसमें। इसके बाद ये जो मेडिसिन होता है ये बहुत अच्छा बेस्ट मेडिसिन में आता है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सिम्टम के अनुसार से इसमें हम लोग अलग अलग ग्रुप्स के मेडिसिन चला सकते हैं या कंस्टिट्यूशन के अनुसार से। तो ये था आपका इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज। अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन होगा आप जरूर कमेंट्स करेंगे, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।